नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अक्षांश रेखा को, लैटिट्यूड लाइंस को। ठीक है, पैरेलल लाइन इसे ही कहते हैं। हिंदी में जो समांतर रेखा भी कहते हैं और क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन देखने से पहले हम इसको समझ लेते हैं ताकि आपको डेफिनेशन भी फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, देखिए ये पृथ्वी का केंद्र है। क्या है? ये पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, अब ये इसका 0 डिग्री है, ये मान लीजिए आपका 1 डिग्री, ये 1 तो नहीं है। ठीक है, मान लीजिए 23.5 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, आपको ये 60 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री ये बना, ये 1 डिग्री आपका 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, ये ठीक है, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो इस तरह से आपको डिग्री डिग्री में आपका एंगल, ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, और ये जो एंगल को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, जैसे 0 डिग्री को मिला के हमने बनाया तो आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा बन गया। फिर मान लीजिए 1 डिग्री को मिलाया तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा बन गया। ठीक है, वैसे ही हमने ये 30 डिग्री को मिलाया, यहाँ पर 30 डिग्री अक्षांश रेखा बन गया। 60 को मिलाया है तो 60 डिग्री बन गया। ये मान लीजिए 45 था तो ये 45 को मिलाया तो 45 डिग्री का अक्षांश रेखा बन गया। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये आपका जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यही क्या है? भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा है। इसे हम विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा क्या होती है? जो भूमध्य रेखा होती है या 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, ऊपर को जो बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और इसके उत्तर में जो अक्षांश स्थित होते हैं उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और दक्षिण में जो अक्षांश स्थित होते हैं उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसका एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, अक्षांश जो है ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती है? ये जो अक्षांश रेखा है वो ग्लोब पर निर्मित काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, पृथ्वी पर पहले से खींची हुई नहीं है। ठीक है, 2 अक्षांश जो है ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो 36 दिशा पूर्व से पश्चिम में, ये कहाँ से कहाँ खींची गई है? पूर्व से पश्चिम में पृथ्वी की सतह के समानांतर वृत्ताकार रूप में निर्मित है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिख, इस डायग्राम में दिख रहा है, सेकंड वाले में, ये वृत्ताकार रूप में जो है खींची गई है। ठीक है, वृत्ताकार रूप में निर्मित होती है। यह रेखाएं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को हमने देखा ना कि 0 डिग्री, ये क्या होती है? पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले एंगल को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होती है ना। यह रेखाएं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? और प्रति 1 डिग्री पर एक अक्षांश निर्मित होती है। ठीक है, और विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर अक्षांशी वृत्त का आकार छोटा होता जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे वृत्त का आकार छोटा होता जा रहा है और यहाँ पर क्या होगा? वृत्त का आकार बड़ा रहता है। पृथ्वी ऐसी गोल है। ठीक है, तो आप इसको इमेजिन कीजिए कि जो जैसे एक बॉल है, ठीक है, तो बॉल का जो सेंटर वाला जो वृत्त होगा वो बड़ा होगा और ऊपर की ओर ये जो है, ये वृत्त का आकार क्या होगा? छोटा होगा। और जो ध्रुव पर क्या हो जाएगा? अंततः एक बिंदु में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्रुव पर क्या हो जाएगा? अंततः जो है एक बिंदु के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और 90 डिग्री अक्षांश पर एक बिंदु के रूप में पाया जाता है जिसे ध्रुव कहते हैं। ये जो 90 डिग्री रहेगा ना ऊपर में, यहाँ पर क्या होगा? एक बिंदु के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, ऊपर में, जिसे ध्रुव कहते हैं। इसको आगे हम और अभी देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो लिखा हुआ है वो तो समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि उत्तर में स्थित अक्षांश को उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में स्थित अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि सेंटर में होगी। ठीक है,
वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो ये जो अक्षांशीय वृत्त होगा, ये अक्षांशीय वृत्त किसे कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है और वो गोल घूम के पूरी एक हो जाएगी वृत्त, है ना, एक दूसरे से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी गोल है तो ऐसे मिल के एक हो जा रही है। तो ऊपर जाएंगे तो अक्षांशीय वृत्त का आकार क्या हो जाएगा, छोटा कम होता जाएगा। क्या होगा, आकार इसका घटता जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएंगे तो आकार घटता जाएगा और 90 डिग्री तक आते आते वो बिंदु के रूप में रह जाएगा। तो 90 डिग्री पर क्या रहेगा, एक बिंदु के रूप में रहेगा जिसे हम ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ऊपर नॉर्थ साइड में, मतलब ये जो इक्वेटर लाइन है इसके ऊपर अक्षांशों की संख्या आपका 90, ऊपर कितना है 90 डिग्री तक जा रहा है, ऊपर कितना 90 डिग्री तक जा रहा है। तो ऊपर अक्षांशों की संख्या कितनी है 90, और साउथ में अक्षांशों की संख्या कितनी है 90, कितनी है 90। तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 90 और 90 180, कितनी 90 और 90 180। लेकिन भूमध्य रेखा 0 डिग्री भी तो एक अक्षांश है, 0 डिग्री भी तो एक अक्षांश है। तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी 181, कितनी हो जाएगी 181। ठीक है, तो टोटल अक्षांश रेखा कितने हो जाएंगे हमारी 181। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, 90 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है वो अक्षांश जो रेखा क्या है वो एक बिंदु के रूप में है। ठीक है, जो वो अक्षांश वृत्त है, अक्षांश वृत्त को देखा जाए तो ऐसे राउंड होना चाहिए ना, या अक्षांश रेखा को पूरी तरह से ऐसे राउंड होना चाहिए, लेकिन वो क्या है 90 डिग्री पर तो सिर्फ एक बिंदु के रूप में है। तो उसको क्या रेखा या वृत्त मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए देखा जाए तो, है ना। तो 90 डिग्री को अगर आप नहीं मानोगे तो 181 में अगर आप 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 179, कितना हो जाएगा 179। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो 181 ले रहा है तो आपको उतना लेना है, तो 179 लेना है। आया समझ में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपको ये याद रखना है कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा जो बिंदु के रूप में है इसे क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है जो पता होनी चाहिए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इनके जो बीच की दूरी होती है इसे कटिबंध या जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं। ठीक है, और इन अक्षांश रेखा को क्यों बनाया गया है, हमारे पास तो पृथ्वी थी तो ये काल्पनिक रेखा क्यों खींची गई है। तो ये काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर इसलिए खींची गई है क्योंकि इसके ज़रिए क्या होता है कि पृथ्वी पर जलवायु का पता चल जाता है कि किस एरिया की जलवायु किस तरह की है। ठीक है, और स्थान का निर्धारण हो जाता है कि, और ग्लोब अथवा मानचित्र पर किसी स्थान का मतलब किसी स्थान की जानकारी पता चल जाती है कि वो शहर वह देश का उत्तरतम और दक्षिणतम अवस्थिति कैसी है। ठीक है, जैसे हम भारत को ही देख लीजिए, हम भारत की स्थिति का पता लगा देते हैं कि भारत का दक्षिण मतलब भारत कौन से अक्षांश रेखा कौन से देशांतर रेखा के मध्य आता है। ठीक है, इंग्लैंड से भारत के बीच की समय, भारत का समय का डिफरेंस कितना है, 5.5 घंटे का अंतर है। तो हम कैसे पता लगाते हैं, इसी से हम पता लगाते हैं, देशांतर रेखा से पता लगाते हैं। लेकिन ये काल्पनिक रेखाओं का महत्व इसलिए ही है, ठीक है, कि इससे हमें स्थिति का पता चल जाता है कि यहाँ की जलवायु भी पता चल जाती है हमें इन रेखाओं के जरिए। क्योंकि भारत से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा भी क्या है, एक अक्षांश रेखा ही है, कर्क रेखा भी क्या अक्षांश रेखा है। तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है तो यहाँ की जलवायु पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो इससे मेन जो है क्या पता चलता है, हमें स्थान का पता चलता है, शहर देश की स्थिति का पता चलता है, जलवायु का पता चलता है अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इसमें आपको मतलब दो रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो 23.5 पृथ्वी जो है आप देखेंगे कि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। एक तो आपकी भूमध्य रेखा
भूमध्य रेखा मीन्स जो विषुवत रेखा, वो तो महत्वपूर्ण है ही 0 डिग्री, ठीक है, वो तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त जो है पृथ्वी से क्या होती है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो ऊपर में जो नॉर्थ साइड में है वो है कर्क रेखा महत्वपूर्ण हो जाती है, और दक्षिण में हो जाती है 23.5 डिग्री में मकर रेखा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये आपका जो पृथ्वी अपने तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है, कितनी 66.5 डिग्री, तो इसके ऊपर में आपका हो जाता है आकर्तिक वृत्त। इसको क्या कहते हैं? आकर्तिक वृत्त। साढ़े जो 66 डिग्री है ना, इसे कहते हैं आकर्तिक वृत्त, ठीक है। और 66.5 डिग्री जो नीचे है दक्षिण में, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। तो 5 मुख्य अक्षांश वृत्त हैं। क्या है? 5 मुख्य अक्षांश वृत्त। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, कर्क वृत्त 23.5 डिग्री उत्तर में, मकर वृत्त 23.5 डिग्री दक्षिण में, आकर्तिक वृत्त, आकर्तिक वृत्त कहाँ हो जाएगा आपका? उत्तर में 66.5 डिग्री, और अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण में। क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। उसके बाद हम क्षेत्र पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र या शीत कटिबंध, ठीक है। हमने पिछली क्लास में इसके पहले देखा था कि ऋतु परिवर्तन किस प्रकार होता है। एक बार बस हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो सूर्य है वो हमेशा मर्क और कर्क रेखा के बीच, ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच ही सूर्य क्या होता है? भ्रमण करता है, ठीक है। इन तीनों रेखाओं के बीच ही भ्रमण करता है, इसके ऊपर वो नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको बस एक बार रिपीट करना है ताकि आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम इसको अब दिसंबर से स्टार्ट करते हैं कि जो सूर्य है वो 22 दिसंबर, ठीक है, जो सूर्य है वो 22 दिसंबर को क्या होता है? मकर रेखा में होता है। इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, क्योंकि भारत से होकर यहाँ पर क्या होती है? भारत यहाँ पर आता है, ठीक है। भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना, ठीक है, भारत से होकर क्या करती है? कर्क रेखा गुजरती है। भारत क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है और वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको ये याद रखना है कि 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर होता है, ठीक है, 22 दिसंबर को। अब सूर्य जो है और सूर्य जो मकर रेखा के नीचे जाता ही नहीं, वो तीनों रेखाओं के बीच ही रहता है, कर्क, भूमध्य रेखा, मकर रेखा के बीच में। अब इतना दूर है किससे? भारत से सूर्य, ठीक है। तो भारत में क्या होता है? इस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। भारत में क्या होता है? कड़ाके की ठंड पड़ती है जब सूर्य जो है मकर रेखा पर होता है, ठीक है, मकर रेखा का भी सीधा चमकता है, ठीक है। तो भारत में क्या होता है? इसकी तिरछी रोशनी पड़ती है सूर्य की, और भारत में इस समय दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन छोटे होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसके अपोजिट होता है। दक्षिणी गोलार्ध में भीषण गर्मी रहेगी और दिन बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है सूर्य ऊपर जाएगा भूमध्य रेखा में। सूर्य कहाँ होगा? ऊपर जाएगा भूमध्य रेखा में। कब? 21 मार्च को। 21 मार्च को जाएगा भूमध्य रेखा में। तो अब भारत में क्या होगा? भारत में इस समय बसंत ऋतु आ जाएगी। बसंत ऋतु क्या होती है? ठंड के बाद आती है। तो 21 मार्च की स्थिति में क्या हो जाएगा? भारत में दिन और रात बराबर होगा। क्या होगा? दिन और रात बराबर होगा, ठीक है। इस समय क्या होगा? 21 मार्च को दिन और रात बराबर होगा। उसके बाद जो है फिर ये जो है सूर्य जो है ऊपर जाएगा कर्क रेखा में। 21 जून को जो है सूर्य जो है कर्क रेखा में पहुंचेगा। इस समय जो है भारत में भीषण गर्मी पड़ेगी, ठीक है। क्या पड़ेगी? भारत में जो है भीषण गर्मी पड़ेगी, और भारत में जो इस समय सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? भारत में सबसे बड़ा दिन होगा। फिर जो है ये वापस आ जाएगा आपका, कहाँ पर आ जाएगा? भूमध्य रेखा में। 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर वापस आ जाएगा सूर्य, ठीक है। और 23 सितंबर को यहाँ पर क्या होगा? शरद ऋतु होगी भारत में। क्या होगी? शरद ऋतु होगी, जो कि बरसात के बाद आती है, और दिन और रात इस समय फिर से बराबर हो जाएंगे। क्या होगा? दिन और रात बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम पहले डिटेल में देख चुके हैं ऋतु परिवर्तन में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ये क्या होता है? अगर इन रेखाओं का महत्व है कि भारत में अक्षांश रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। देखेंगे कर्क रेखा गुजरती है, मतलब इन रेखाओं का जो है किसी स्थान की जलवायु पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे बताना यहाँ पर जरूरी था। आया समझ में? उसके बाद हम क्षेत्रों को पढ़ लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र या शीत कटिबंध क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए, अभी हमने देखा कि जो सूर्य है वो हमेशा मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही भ्रमण करता है। वो इसके आगे ऊपर नहीं जाता है और इसके नीचे वो नहीं जाता है, ठीक है। और मकर व कर्क रेखा
सूर्य की लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखा होती है। मतलब अगर सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पर उसका सीधा किरणें पहुँचेगी, ठीक है, और यहाँ पर तिरछी पहुँचेगी। अगर सूर्य यहाँ पर है तो भूमध्य रेखा में जितने भी देश आएंगे उस पर उसकी सीधी किरणें पहुँचेगी और यहाँ पर तिरछी और यहाँ पर तिरछी पहुँचेगी। अगर सूर्य यहाँ पर है तो इस जो रेखा है कर्क रेखा में सीधी किरणें पहुँचेगी और यहाँ पर तिरछी पहुँचेगी और यहाँ पर तिरछी पहुँचेगी। और अगर सूर्य मकर रेखा में है तो यहाँ पर तिरछी पहुँचेगी इसकी किरणें, यहाँ पर तिरछी पहुँचेगी, ठीक है, और जो इस रेखा में सीधी पहुँचेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मकर व कर्क रेखा जो है सूर्य की लंबवत किरणों के लिए सीमा होती है, लंबवत किरणें के लिए, है ना। मतलब यहाँ पर क्या होती है, लंबवत किरणों की सीमा रेखा होती है। और इन दोनों रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इन रेखाओं पर क्या होती है, लंबवत किरणें पड़ती हैं सूर्य की, ठीक है। तो लंबवत किरणें पड़ेगी तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी, सीधी किरणें पड़ेंगी लंबवत, ठीक, लंबवत मतलब सीधी, तो यहाँ पर क्या होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और जहाँ वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती ही हैं, ठीक है। मतलब इस क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं यहाँ पर वर्ष में एक बार क्या होती है, लंबवत किरणें पड़ती हैं। जैसे भारत जो है कर्क रेखा में आता है, मतलब ठीक है, भारत में से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत में भी लंबवत किरणें साल में एक बार पड़ती ही हैं, ठीक है। तो भारत भी क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद सेकंड हो जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर रेखाएं जो है सूर्य की तिरछे किरणों के लिए सीमा रेखाएं होती हैं। तो कौन सी रेखा है, जैसे आप देखेंगे 23.5, अभी जो हम बात कर रहे थे ना वो था आपका 23.5 डिग्री, मतलब कर्क रेखा मकर रेखा में इस क्षेत्र के बीच की बात कर रहे थे, ठीक है, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री बीच की। अभी हम बात करें 66.5 से 23.5 डिग्री बीच की, ठीक है, 23.5 से 66.5, ऊपर नीचे दोनों, उत्तर और दक्षिण में दोनों। तो ये जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये रेखाएं जो होती है वो सूर्य की तिरछी किरणों के लिए सीमा रेखाएं होती हैं। क्या होती है, सूर्य की तिरछी किरणों के लिए सीमा रेखा होती है। जैसे सूर्य मैक्सिमम यहाँ पर पहुँचेगा, सूर्य मैक्सिमम यहाँ पर पहुँचेगा, तो जब सूर्य यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पे कभी सीधी नहीं पहुँचेंगी, क्या होंगी, तिरछी पड़ेंगी, ठीक है। अगर सूर्य बीच में भी है तो भी उसकी रोशनी यहाँ पर क्या होगी, तिरछी ही पड़ेगी। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये रेखाएं सूर्य की तिरछी किरणों के लिए सीमा रेखाएं होती है। 23.5 से 66.5 उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ वर्ष भर जो है सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित क्षेत्र को, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं या शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। आया समझ में अक्षांश रेखाओं का सब महत्व वगैरह, ठीक है। उसके बाद बस हमारा आगे एक टॉपिक बचा है कि कब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से गुजरने वाले देश, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा से जो है 17 देश गुजरते हैं, कर्क रेखा से 17 देश गुजरते हैं, ठीक है। और 13 देश आपका भूमध्य रेखा से याद रखना है आपको, और 10 देश जो है मकर रेखा से, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर्क रेखा को ही देख लेते हैं, या कम को बोलोगे तो पहले मकर रेखा देख लेते हैं, याद रखना ईजी रहेगा, ठीक है। तो मकर रेखा के लिए आपको साउथ अमेरिका में आपको 4 याद रखने हैं, अफ्रीका में भी 4 याद रखने हैं, एक आपको द्वीप याद रखना है, और ये ऑस्ट्रेलिया का एक याद रखना है, ठीक है। तो अमेरिका में 4 आपको याद रखना है, चिली है यहाँ पर, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। क्या है, पराग्वे और ब्राज़ील, 4 हो गए। अफ्रीका में याद रखना है आपको नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, और ये आपका मेडागास्कर द्वीप, ठीक है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए आपके 10। इसके अतिरिक्त जो मकर रेखा है वो 3 जलीय निकायों से भी होकर गुजरती है। कौन कौन से जलीय निकाय देखेंगे, तो प्रशांत महासागर, ठीक है, क्या है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, ठीक है। उसके ऊपर है आपका भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन।
तो भूमध्य रेखा भी जलीय का यही सेम आ जाएगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, कंट्रीज़ है इसके 13 आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपको साउथ अमेरिका में 3 याद रखने हैं इसके, इसको क्लियर कर देती हूँ। साउथ अमेरिका में 3 याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक द्वीप याद रखना है, एक अफ्रीका में। ठीक है, और 6 कंट्रीज़ याद रखनी हैं। कितने हो गए आपके? 10 हो गए। और 3 आपको एशिया में याद रखने हैं। कितने? 3 एशिया में याद रखने हैं। ठीक है, तो अफ्रीका में आपको अमेरिका में याद रखना है आपको इक्वाडोर, क्या याद रखना है? इक्वाडोर है यहाँ पे, इक्वाडोर है, कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है, आपको अफ्रीका में याद रखना है यहाँ पे एक द्वीप है, यहाँ पे साओ टोम एंड प्रिंसिप। क्या है? साओ टोम एंड प्रिंसिप। यहाँ पर है गेबान, कांगो, कांगो गणतंत्र, युगांडा, केन्या, सोमालिया। इंडिया में आपको याद रखना है यहाँ पे मालदीव, इंडोनेशिया, और यहाँ पर है आपका किरीबाती। क्या है? किरीबाती। ठीक है, किरीबाती करके है। तो ये हो गया आपका भूमध्य रेखा का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो वो 17 देशों से होकर गुजरती है और 6 जल निकाय से। तो 3 जल निकाय तो सेम है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और 3 जल निकाय है आपका इधर मैक्सिको की खाड़ी है। क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पर आ जाएगा आपका लाल सागर। ठीक है, आपका लाल सागर हो जाएगा ये मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, लाल सागर। उसके बाद आपका है यहाँ पर ताइवान जल संधि। यहाँ पर क्या है? ताइवान जल संधि। ये 3 आपका हो जाएगा, 3 ये हो गए और 3 प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो 6 जल निकाय ही हो गए आपके। ठीक है, कंट्रीज़ आपको 17 याद रखनी है। ठीक है, अगर आप ताइवान को नहीं जोड़ेंगे तो 16 देश आते हैं, क्योंकि ताइवान को चीन कहता है वो उसका है। ठीक है, अगर तीनों देश स्वतंत्र घोषित करता है तो 17 देश शामिल है, नहीं तो फिर 16। ठीक है, तो कौन कौन से हम उसे देखते हैं। अमेरिका में देखते हैं तो आपको 2 याद रखना है, एक आपका मैक्सिको। ठीक है, और यहाँ पर है बहमास। अफ्रीका में आपको बहुत सारे याद रखने, 7 याद रखने अफ्रीका में। आपका पश्चिमी सहारा आ जाएगा। ठीक है, पश्चिमी सहारा, सॉरी ये पश्चिमी सहारा है। मेसोपोटामिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, मिस्र। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको सऊदी अरब साइड आना है एशिया में। ठीक है, तो यहाँ पे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान। फिर आपको भारत आ जाना है, भारत, बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार, चीन। ठीक है, म्यांमार चीन हो गया आपका। यहाँ पे ताइवान हो गया। ठीक है, क्या हो गया? म्यांमार, चीन, ताइवान। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे 17 कंट्रीज़ हो गए। ठीक है, आई होप आपको सारे नाम याद हो गए होंगे। तो यहाँ पर जो मेरा वीडियो कंप्लीट होता है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।